नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत शुक्ला और आप देख रहे हैं नवनीत जीएस सेंटर। हम लोग आज बात कर रहे हैं संविधान की प्रस्तावना की। ये हमारा जो है संविधान की सीरीज का पहला वीडियो होगा। संविधान की प्रस्तावना आज हमने उठाई है और इसी के बारे में हम लोग कुछ जानकारियां प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। यहाँ पर एक शब्द आया प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। इस शब्द का अर्थ पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है। प्रस्तावना का अर्थ होता है किसी भी विषय का सार तत्व, अर्थात मूल तत्व। मूल तत्व कोई भी बुक है, उस बुक का मूल तत्व यदि आपको जानना है, उसका सार तत्व यदि आपको जानना है, तो आप उस बुक की प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, उस बुक की प्रीएम्बल को पढ़ लीजिए, तो आपको उस पूरे विषय का, उस पूरे बुक का सार तत्व समझ में आएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि संक्षिप्त विषय वस्तु। यदि मैं प्रस्तावना के अर्थ की बात करूं तो प्रस्तावना का मतलब होता है सार तत्व। किसी भी विषय में हम जब देखते हैं तो उसके शुरुआती पन्नों में आप देखोगे कि विषय वस्तु दी होती है, वही उसकी प्रस्तावना होती है। उसको पढ़कर हम पूरे बुक का एक विश्लेषण कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि उस बुक के अंदर क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी प्रस्तावना किसकी? संविधान की। संविधान की प्रस्तावना जब आप संविधान खोलेंगे तो उसमें शुरुआत में ही संविधान की प्रस्तावना दी हुई है। तो उस संविधान की प्रस्तावना का अर्थ क्या है? वो एक मूल तत्व है जो पूरे संविधान के बारे में हमें बताती है कि इस संविधान में क्या क्या बातें दी गई हैं, किस विषय से संबंधित बातें दी गई हैं और उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात भी करती है। तो मैंने क्या बताया? उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य की बात भी करती है। मैंने क्या बताया कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक संक्षिप्त सार होता है, संक्षिप्त विषय वस्तु होती है जो पूरे बुक के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। आप दुनिया का कोई भी संविधान देखेंगे जो कि लिखित है, उसमें आप प्रस्तावना जरूर पाएंगे, क्योंकि प्रस्तावना हर लिखित संविधान में दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत के संविधान में भी प्रस्तावना दी गई है। और प्रस्तावना का अर्थ मैंने बता दिया कि मूल तत्व होता है। उस पूरे बुक में जो मूल चीजें हैं वो संक्षिप्त रूप से प्रस्तावना में बता दी जाती हैं। इससे उस बुक का उद्देश्य भी क्लियर हो जाता है। ये बात हो गई हमारी प्रस्तावना की। यदि बात की जाए कि प्रस्तावना आई कहाँ से, इसका स्रोत क्या है? स्रोत मैं बता दूं, सोर्स। जैसे आप नदियां देखते हैं तो कोई ना कोई नदी कहीं से निकली होती है। जिस स्थान से वो निकली होती है उसे उद्गम या स्रोत कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं प्रस्तावना के स्रोत की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये प्रस्तावना निकली कहाँ से है, आई कहाँ से है। तो प्रस्तावना का स्रोत है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। अब आप कहेंगे कि ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव, तो मैं आपको बताऊं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, आप सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान था, हमारे संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित हुई थी, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक किसकी? संविधान सभा की। किसकी? संविधान सभा की।
पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, अभी मैं ये विस्तार से बात करूंगा इस पर, परंतु अभी हमारा जो टॉपिक है प्रस्तावना है, तो हमें इसी टॉपिक पर बने रहना है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक इसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से ही आप समझ रहे हैं कि इन्होंने इसमें उद्देश्य बताया। जो संविधान हम लोग निर्माण कर रहे थे उसमें जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव के माध्यम से उसका उद्देश्य बताया। उसी उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने भाषण देते हुए कहा कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में हमारे संविधान की प्रस्तावना निहित है। तो यदि कभी प्रश्न बने कि हमारी जो संविधान है उसकी प्रस्तावना का जो स्रोत है वो क्या है, तो आप बेझिझक आंसर दीजिए कि उसका जो स्रोत है वो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा के सामने रखा था। एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकारा कब। तो यदि यह प्रश्न बनता है कि संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को कब स्वीकारा, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। ठीक है, यदि बात आ जाए कि प्रारूप समिति जिसके हेड थे हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब, प्रारूप समिति ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया, तो आप बताएंगे फरवरी 1948। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 को अपनाया था। यदि बात की जाए कि पूर्ण रूप से संविधान सभा ने, हालांकि यहाँ पर 22 जनवरी 1947 को अपना तो लिया था, परंतु पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था। पूर्ण रूप से संविधान सभा ने अपनाया है, डेट है अक्टूबर में 1948। तो उद्देश्य प्रस्ताव हमारी जो प्रस्तावना का मूल स्रोत था वो सामने कब संविधान सभा के रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने भाषण देते वक्त ये कहा कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की प्रस्तावना निहित है। तथा यदि प्रश्न आ जाए कि इसे संविधान सभा ने पूर्ण रूप से कब स्वीकारा, तो अक्टूबर 1948 में। आंशिक रूप से कब स्वीकारा? 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया? तो फरवरी 1948 को। कि आपको वीडियो में दिख गया होगा कि प्रस्तावना दिख गई होगी संविधान की तो आप उसको देख लेंगे। उसके बाद की बात मैं करता हूँ कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसको सूक्ष्म अध्ययन की दृष्टि से, सामान्यतः इस प्रकार से कहीं बांटा नहीं गया है, लेकिन उसे अध्ययन की दृष्टि से कि ठीक प्रकार से अध्ययन कर पाए प्रस्तावना का, उसके लिए हमारी प्रस्तावना को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सत्ता का स्रोत, दूसरा भाग है राज्य एवं सरकारों का क्या स्वरूप होगा, उसी प्रस्तावना में दिया गया है। अभी मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा। तीसरी बात है शासन का लक्ष्य क्या होगा, और चौथी बात है संविधान का अधिनियम क्या होगा। अधिनियमन, यहाँ पर अधिनियमन होगा, ठीक है, संविधान का अधिनियमन हुआ तो वो बात भी वहां पर लिखी हुई है। अब एक एक चीज को उठाते हैं। पहले उठाते हैं सत्ता का स्रोत। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप जब हमारी प्रस्तावना देखेंगे
तो उसमें पहली लाइन ही लिखी हुई है, हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोग। हम का मतलब है हम सभी। हम सभी का मतलब है कि सारी जनता, भारत की सारी जनता जो है क्या करेगी, पूरी भारत की सारी जनता प्रस्तावना में यह अधिकार दे रही है कि हम प्रस्तावना बना रहे हैं, हम संविधान बना रहे हैं और हम पर ही यह संविधान लागू होगा। तो शक्ति का स्रोत कौन है? हम, अर्थात जनता। कहाँ की जनता? भारत की जनता, कहीं और की नहीं। भारत की जनता ने ही यह अधिकार दिया है संविधान निर्माताओं को कि वो भारत की जनता के लिए क्या बना पाए? संविधान। तो शक्ति का स्रोत कहाँ है? शक्ति का स्रोत जनता में है। यदि कोई पूछे कि हमारे यहाँ संविधान बनाने का अधिकार दिया किसने, तो हमारी जनता ने, हम भारत के लोग। पहली लाइन ही आप देखोगे कि लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब बात दूसरी करते हैं। बात दूसरा पॉइंट आता है कि राज्य एवं सरकारों का स्वरूप कैसा होगा। तो आप जब पहली लाइन पढ़ेंगे प्रस्तावना की, हम भारत के लोग, उसके बाद बताया गया है राज्य और सरकारों का स्वरूप कैसा होगा। तो उसके आगे की लाइन क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द आया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब एक एक शब्द समझिएगा, जो कि किस बारे में बात कर रहा है? राज्य और सरकारों के स्वरूप के बारे में। तो पहली बात आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि जो भारत है, हमारा प्यारा भारत, वो ना तो आंतरिक रूप से ना ही बाह्य रूप से किसी के प्रति समर्पित है, स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है हमारा देश भारत। इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि सारे फैसले भारत स्वयं ले सकता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो किसी पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो सारे जो फैसले हैं वो भारत स्वयं ले सकता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है फ्री है, स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए आंतरिक रूप से और बाह्य रूप दोनों से। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद आता है समाजवादी। समाजवादी, अब समाजवादी का क्या अर्थ है? समाजवादी एक विचारधारा थी उस समय। तो समाजवादी का अर्थ है कि जो उत्पादन के साधन होंगे, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, तो जो उत्पादन के साधन होते हैं, जहां पर समाजवादी विचारधारा होती है, वो उत्पादन के साधन जनता में वितरित होते हैं तथा सभी जनता के सभी लोगों को जीविका उपार्जन के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, जनता को समान नजरिए से देखा जाता है। इस बात के आने से ये बात तो तय हो गई थी कि हम लोगों ने पूंजीवाद को नहीं अपनाया था। किसको नहीं अपनाया था? पूंजीवाद, जहां पर जनता का शोषण होता है, ठीक है, उस विचारधारा को नहीं अपनाया था। हमने अपनाया था समाजवादी विचारधारा को, जिसमें उत्पादन के साधन जो होंगे सभी को वितरित किए जाएंगे, सारी जनता को जीविकोपार्जन के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। समाजवादी विचारधारा का ये अर्थ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत किसी के अंडर नहीं है, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। समाजवादी विचारधारा का अर्थ है कि जनता को
अपना जीवन जीने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, उसी में आगे आप पढ़ोगे, शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि हमारे देश भारत का कोई धर्म नहीं होगा, ये इसका कोई धर्म नहीं होगा, भारत का कोई धर्म नहीं है क्या? आप विचार कीजिए, क्या भारत का कोई धर्म है? नहीं। जबकि ये बात ध्यान दीजिएगा कि भारत में 80% से ज्यादा जनसंख्या किसी एक धर्म को मानने वालों की थी, परंतु फिर भी इस बात के होते हुए भी हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को पंथ निरपेक्ष रखा। भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म यहाँ समरसतापूर्ण रूप से रह सकते हैं, समरस रह सकते हैं, सौहार्दपूर्ण से रह सकते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, यहाँ सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, ना तो किसी को ऊंचा ना ही किसी को नीचा देखा जाता है। इसीलिए भारत जो है, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, यहाँ सारे धर्मों का सम्मान होगा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह निकल के आता है। यदि मैं चौथी बात करूं, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ पर बात लोकतंत्र की भी आ गई और गण राज्य की भी आ गई। हालांकि लोकतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा होगा उसमें, आप जो मैंने स्क्रीन पे आपकी दिखाई दे चुकी है पहले प्रस्तावना, उस पर जो है लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा हुआ है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या अर्थ है कि लोकतंत्र, जैसे कि आप सब समझते होंगे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। शासन कौन कर रहा है? जनता। किसके लिए कर रही है? जनता के लिए। ठीक है, तो इसमें शासक और शासित दोनों कौन है? दोनों ही जनता है। अर्थात जो शासन करने वाले लोग हैं उनको कौन चुनता है? हम और आप ही वोटिंग के माध्यम से चुनते हैं। तो शासक को चुनने का अधिकार किस है? जनता का। तो हो गया जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है, और जो शासक होते हैं वो शासन किस पर करते हैं? जनता पर शासन करते हैं। तो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन हो गया। यही लोकतंत्र की भावना है और यही लोकतंत्र की भावना हमारे प्रस्तावना में बड़ी खूबसूरत तरीके से बता दी गई है। गणराज्य का क्या अर्थ है, ये बात भी समझ लीजिए। गणराज्य का अर्थ है कि जो हमारा प्रधान होगा, जो हमारे राष्ट्र का प्रधान होगा, जो हमारे देश का प्रधान होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत नहीं होने का मतलब है कि किसी परिवारवाद की भावना से नहीं संबंधित होगा। गणतंत्र का अर्थ है कि जो हमारा प्रधान है, प्रधान कौन है? राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, वो भी किसके द्वारा? जनता के द्वारा। इसीलिए हमारे देश में गणतंत्र है। तो हमने जो अध्ययन की दृष्टिकोण से 4 भागों में प्रस्तावना को बांटा था, तो हमने पहला भाग समझा कि सत्ता का स्रोत क्या है। तो सत्ता का स्रोत हम भारत के लोग, हम स्वयं हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने समझी कि राज्य और सरकारों का स्वरूप कैसा होगा। तो हमारी राज्य और सरकारों का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हमारा देश किसी के अंडर नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। दूसरी बात समाजवादी का अर्थ क्या है कि हमारे यहाँ उत्पादन के साधन जो है सभी के लिए समान रूप से वितरित होंगे। ठीक है, तीसरा बात
हमने समझी पंथ निरपेक्ष हमारे देश का कोई धर्म नहीं, हमारे देश में सभी धर्मों का पूर्ण रूप से सम्मान किया जाता है। और चौथी बात है लोकतांत्रिक गणराज्य की, तो लोकतंत्र में मैंने बता दिया कि जहां शासक और शासित दोनों जनता है, शासक भी जनता है और शासित भी जनता है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको डायरेक्टली नहीं ये दिखाई देगी, परंतु आप इनडायरेक्टली जाएंगे तो ये बात लोकतंत्र के लिए है और हमारे और आपके बीच ये चीज चल रही है। बस आप अपना नजरिया बदलिए और आपको ये बात दिखाई पड़ेगी कि शासक भी हम हैं और शासित भी हम हैं। गणराज्य, गणराज्य की मैंने बात की कि इसमें जो देश का प्रधान होगा, राष्ट्रपति हमारे यहाँ चुना जाएगा। हर 5 साल में आप देखते हैं कि 22 जुलाई या के आसपास चुनाव होता है, ठीक है। तो गणराज्य के तहत हमारा जो राष्ट्रपति है वो भी चुना जाता है, ठीक है जी। तो जैसा कि हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट फिनिश कर लिया, अब हम चलते हैं शासन के लक्ष्य। तो आप प्रस्तावना जब देखेंगे तो उस प्रस्तावना में आप पाएंगे कि शासन के लक्ष्य भी दिए गए हैं। शासन के लक्ष्य में क्या दिया गया है, तो आप देखेंगे हम भारत के लोग, इस बात को मैंने बताया ये सत्ता का स्रोत देता है। हम भारत के लोग का अर्थ है कि हमें संविधान बनाने की शक्ति हमारी जनता ने दी है। उसके बाद हम राज्य और सरकार का स्वरूप समझते हैं। राज्य और सरकार के स्वरूप का अर्थ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा और सरकार होगी। उसके बाद समाजवादी सरकार होगी, पंथ निरपेक्ष सरकार होगी तथा लोकतांत्रिक गणराज्य भी हमारे यहाँ होगा। तो हमने राज्य और सरकारों का स्वरूप भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं शासन के लक्ष्य की। तो शासन के लक्ष्य में आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपके रूस की क्रांति से। आप समझेंगे इस बात को कि रूस की क्रांति 1917 में, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री में समझेंगे। बस ये समझ लीजिए कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की जो विचारधारा है वो रूस की क्रांति से ली गई है और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। अब हम बात समझ लेते हैं कि शासन के लक्ष्य में पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। अब सामाजिक न्याय की यदि मैं बात करूं, सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि धर्म, जाति, वर्ग का भेदभाव किए बिना, धर्म, जाति, वर्ग का भेदभाव किए बिना नागरिकों को रोजगार की शक्ति प्रदान करना या उन्हें जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करना। समझे आप कि धर्म, जाति एवं वर्ग का भेदभाव किए बिना नागरिकों को जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करना सामाजिक न्याय कहलाता है। यदि आपसे पूछे कोई सामाजिक न्याय क्या है, तो धर्म, जाति, वर्ग बिना भेदभाव के सबको अवसर की समता दी जाएगी। जीविकोपार्जन वो आर्थिक न्याय के अंतर्गत आ जाएगा। सॉरी, मैंने आर्थिक न्याय बता दिया। सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा धर्म, जाति, वर्ग का भेदभाव किए बिना उन्हें जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है वो देना सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे यदि आर्थिक न्याय की, तो आर्थिक न्याय का अर्थ है कि जो उत्पादन के हमारे साधन हैं
उत्पादन के 4 साधन होते हैं। आप इकोनॉमी के टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि उत्पादन के 4 साधन भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ये 4 साधन होते हैं। इनको कहते हैं उत्पादन के साधन। इन उत्पादन के साधनों का सम वितरण हो, बिना किसी भेदभाव के वितरण हो, ये आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे यदि राजनीतिक न्याय की, तो राजनीतिक न्याय में आप देखेंगे कि हम जितने भी लोग हैं, जितने भी वयस्क लोग हैं, वो पार्टियों को चुनने में वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं वयस्क मताधिकार है हमारे यहाँ, और हम चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं। ये हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत ये आएगी कि हम शासन के हिस्से का भाग बन सकते हैं, शासन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। तो हमने शासन का पहला लक्ष्य समझ लिया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब कि दुर्बलों का शोषण ना हो, धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, सबको समान अवसर प्रदान किए जाए। आर्थिक न्याय में कि उत्पादन के साधनों का समवितरण हो, कि और राजनीतिक न्याय में हम राजनीति में भागीदार बन सकें। ये आपके शासन का पहला लक्ष्य हो गया। अब हम अगली बात करते हैं। अगली बात है हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो शासन का एक लक्ष्य ये भी है हमारे देश में कि हमें स्वतंत्रता दी जाए। आप जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और समानता भी हमें वहां मूल अधिकार के अंतर्गत दी गई है। स्वतंत्रता में आप देखेंगे कि धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 से 28 तक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, जीवन जीने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी दी गई है हमारे संविधान में। ये हमें प्रस्तावना से समझ आता है कि ये हमारे शासन का उद्देश्य था। यदि मैं तीसरी बात करूं तो हमारे यहाँ अखंडता, आप देखेंगे अखंडता शब्द का वर्णन मिलता है हमारी प्रस्तावना में। तो अखंडता का अर्थ है कि जो हमारा देश है ये विभाजित ना हो। जैसे कि आप देखेंगे शुरुआती दौर में विभाजन किस प्रकार हुआ हमारे देश का, तो उस विभाजन से बचने के लिए, वो विभाजन दोहराया न जाए, एक शब्द अखंडता लाया गया। हालांकि ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसमें 3 शब्द जोड़े गए। पहला शब्द, इसका क्रम भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले कौन सा जुड़ा, तो सबसे पहले समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष और फिर अखंडता शब्द जुड़ा। ये जुड़ा है 42वें संविधान संशोधन 1976 से। तो अखंडता का अर्थ मैं बता रहा हूं कि अखंडता का अर्थ है कि कोई भी राज्य देश से अलग ना हो, सब एक दूसरे से जुड़े रहें, इसीलिए ये अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ऐसा नहीं है कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तब ये भावना निहित नहीं थी।
हालांकि ये शब्द जोड़ दिया गया था संविधान संशोधन के द्वारा, परंतु इसकी भावना पहले से हमारे संविधान में है। पहले से इस विचार को हमारे संविधान में अपनाया गया है। ये शब्द अखंडता शब्द का अर्थ समझ लिया आपने। एक शब्द आता है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे से, अर्थात हमारे संविधान में यह उद्देश्य रखा गया है कि हमारे देश के अंतर्गत जितने भी नागरिक जन हैं वो सब समरसतापूर्ण जीवन जिए तथा सौहार्द के साथ जिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिकता के कारण देश को हानि उठानी पड़ी। तो संविधान निर्माता ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि हमारे देश में अराजक माहौल रहे, इसीलिए उन्होंने बंधुत्व शब्द को प्रस्तावना में डाला ताकि हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर आपस में भाईचारे की भावना के साथ रह सके। अगला शब्द आप जो देखोगे तो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। यदि आप राज्य के धर्म का कॉन्सेप्ट लेंगे तो राज्य के धर्म का कॉन्सेप्ट, तीन तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट चलता है कि नास्तिक राज्य। दूसरा, इसी के राज्य के धर्म के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ, पहली बात कि नास्तिक राज्य होते हैं, दूसरा सैद्धांतिक राज्य होते हैं और तीसरा पंथ निरपेक्ष राज्य होते हैं। जो नास्तिक राज्य होते हैं वो किसी भी प्रकार का धर्म अपने राज्य में समाहित करने से निषेध करते हैं, रोक लगाते हैं। उनका किसी प्रकार से कोई धर्म से कोई संबंध नहीं होता। दूसरे होते हैं धार्मिक राज्य, जिन्हें सैद्धांतिक भी कह देते हैं। वो किसी एक धर्म को पकड़कर चलते हैं और उसी धर्म के अनुसार वहाँ का शासन चलता है। और तीसरे होते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य, जैसा कि हमारा भारत है। पंथ निरपेक्ष राज्य में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, परंतु ये सभी धर्मों का आदर और सम्मान करता है। इतनी प्यारी व्यवस्था हमारे यहाँ भारत के संविधान में की गई है कि यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों के को रिस्पेक्ट दी जाती है, परंतु इसका कोई अपना धर्म नहीं है। यह पंथ निरपेक्ष राज्य की भावना है। जी, तो अब हम बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा की। ये सारे शब्द जिनकी मैं व्याख्या बता रहा हूँ, ये सारे आपके संविधान की प्रस्तावना का भाग हैं। यदि आप देखेंगे तो इन सारे शब्दों की व्याख्या मैंने बताई है। ये सारे शब्द किसमें निहित हैं? हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें निहित है। व्यक्ति की गरिमा मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्यक्ति की गरिमा का क्या अर्थ है कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जो राज्य है, जो देश है, जो राज्य है वो व्यक्तियों के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। हालांकि इसका उल्टा एक हीगल विद्वान हुए, हीगल, जब आप उनको पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि व्यक्तियों से स्वतंत्र राज्य की अपनी अलग स्वतंत्रता है। राज्य का व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है, राज्य अपना स्वतंत्र रूप धारण करता है। परंतु हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट का विरोध किया जाता है। इस बात को के एम मुंशी जी ने कहा भी है। व्यक्ति की गरिमा जो है, हमारे यहाँ राज्य जो है व्यक्तियों के लिए है, और व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है व्यक्ति के अपने अस्तित्व से। और हमें हमारे जो संविधान ने व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें आर्टिकल 21 दिया है, जो कि एक मूल अधिकार है। तो व्यक्ति, जब भी आप देखोगे कि किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो फिर संबंधों में खटास अधिक आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा से ऊपर इस संसार में कुछ नहीं है।
इसीलिए हमारे संविधान ने आर्टिकल 21 जो कि जीवन जीने का अधिकार है, उसके अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा को रखा। व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, वही सर्वोत्तम न्याय है, वही सर्वोत्तम शासन है। इसीलिए व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, व्यक्ति का अर्थात व्यक्ति का अपना अस्तित्व बना रहे, इस बात पर महत्वपूर्ण रूप से हमारी प्रस्तावना में ध्यान दिया गया है। और हमारे जो संविधान है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का, भाग 3 मूल अधिकार, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 में आप देखेंगे तो जीवन जीने का अधिकार आता है। और जीवन जीने के अधिकार में ये बात निहित है कि व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। जब व्यक्ति की गरिमा का हनन होता है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति न्यायालय के पास जाकर अपने मूल अधिकार मांग सकता है और न्यायालय को देना भी पड़ेगा। अब बात हम करते हैं संविधान, अपने जो संविधान का हमने सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए 4 भागों में पार्ट में बांटा था, उसमें आखिरी पार्ट संविधान का अधिनियमन। अधिनियमन का मतलब है कि किसी भी प्रस्ताव को कानून बना देना। यदि आप जब भी पॉलिटी में पढ़ेंगे अधिनियम, इसका अर्थ है कि अब ये कानून का रूप धारण कर चुका है। इसीलिए हमारे संविधान को कानून का रूप धारण कराया गया। और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित का अर्थ है, अंगीकृत का मतलब है हमने इसे अपना अंग बनाया। कब बनाया? 26 नवंबर 1949 को। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि हमारा जो संविधान है वो कब हमने स्वीकार किया, तो 26 नवंबर 1949 को। यदि बात ये की जाए कि संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। अधिनियमित का मतलब कानून के रूप में हमने स्वीकार किया, अपना हिस्सा बनाया, अपना अंग बनाया। आत्मार्पित और स्वयं को अर्पित कर दिया, जनता ने ही स्वयं को अर्पित कर दिया, अर्थात संविधान का अधिनियमन से यह अर्थ निकाला जाएगा 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। यदि आ जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमने अपना संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। ठीक है, अब मैं कुछ बात कर लेता हूं। एक प्रश्न कभी कभी बनकर आ जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे जी, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ये बात 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान का हिस्सा है। संविधान का हिस्सा कौन है? हिस्सा है। कौन हिस्सा है? प्रस्तावना। कब ये बात कही गई? ये 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा गया। के मैंने लिख दिया, केशवानंद भारती केस में। ठीक है, KBC हो गया। केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया। लेकिन यदि आप बात करेंगे 1960 में, ये 1973 में हुआ, 1960 में बेरूबारी इससे पहले केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर बाद में जजमेंट आया 1973 में केशवानंद भारती केस में, जिसमें बताया गया कि हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है। तो ये रहा हमारा पूरा प्रस्तावना का वीडियो, जिसमें मैंने आपको एक एक शब्द की व्याख्या बताई। अब आप किसी भी एक बुक का सहारा ले सकते हैं पढ़ने के लिए और आपको पूरी बात समझ में आएगी। इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कभी कभी आता है कि प्रस्तावना हिस्सा है या नहीं है,
तो है। कब कहा गया कि है? केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया कि संविधान का हिस्सा है कौन? प्रस्तावना। दूसरी बात, एक केशवानंद भारती केस में ये जजमेंट भी था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसमें संशोधन हो सकता है? प्रस्तावना में। इसीलिए आप देखोगे 1973 में जजमेंट आता है और 42 में संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके प्रस्तावना में 3 पार्ट जोड़ दिए जाते हैं, 3 शब्द जोड़ दिए जाते हैं, माफ कीजिएगा 3 शब्द जोड़े जाते हैं। समाजवादी, यही क्रम रहेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्रम से बताइए कि कौन से जोड़े गए हैं। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, क्योंकि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि इस प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत हो सकता है। लेकिन केशवानंद भारती केस में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, परंतु आप प्रस्तावना में कोई इस प्रकार का संशोधन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जो आधारभूत ढांचे, ये शब्द याद रखिएगा, आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हो। आधारभूत ढांचे का अर्थ है कि ऐसा कोई संशोधन न किया जाए जिससे जो संविधान निर्माता थे, उन संविधान निर्माताओं का जो आशय था, जो वो हमें देना चाहते थे, उसका उल्लंघन हो। संविधान में कोई ऐसा उल्लंघन ना हो जिससे संविधान की पूरी संरचना ही बिगड़ जाए। इसीलिए आधारभूत ढांचे का ध्यान रखा जाएगा संशोधन करने के तहत, और संशोधन किया जा सकता है लेकिन आधारभूत ढांचे से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। तो क्या प्रश्न अगर आए कि 368 के तहत, जो कि आप भाग 20 में पढ़ेंगे कि क्या संविधान संशोधन 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, परंतु उसके आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।